Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, इनर चाइल्ड हीलर है और बहुत कुछ है, बहुत सारे डायरेक्शंस को देखते हुए समझते हुए लोगों को रास्ते दिखाती हैं, पाथ दिखाती हैं और बहुत ही सही डायरेक्शंस में लोगों को लेके जाती हैं। उनके साथ कनेक्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं मीना अय्यर जी, हमारे बीच में आ चुकी हैं। सो वेलकम मैम। Hi, Anchal. I'm very happy to be here with you today. थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, सबसे पहले तो मैं जितना इंट्रोडक्शन दे पाई मैंने दिया। आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मेरी लाइफ जर्नी इस तरह से है कि पहले 18 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। मैंने प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया में एडवर्टाइज़िंग सेल्स में काम किया और उसके बाद जो है एक पूरा शिफ्ट हुआ जब मैं ये कोचिंग, काउंसलिंग, थेरेपी, एनएलपी, ब्रेथ वर्क, रेकी इस दुनिया में आई। So that is from 2011. So it's going to be, 14 years of doing this. So that's been my journey. So abhi I do a lot of work, one-on-one work online. I do workshops. Inner child healing के मैं workshops करती हूँ online and offline. और जो अब सबसे most recent जो मेरी certification है, and I'm India's first neurodynamic breathwork facilitator. So that is something that we can do these breathworks online. And Abhi, I am working to build a community of people who breathe together, share together, and grow and heal together. परफेक्ट मैम। सो मैम, आपने मेंटल हेल्थ और हीलिंग की फील्ड को चूज करने का डिसीजन कैसे लिया? बहुत ही ऑब्वियस है और बहुत ही ऑनेस्ट जवाब मैं देना चाहती हूँ कि 18 साल कॉर्पोरेट में काम करके और जब मैंने वो दुनिया देखी और इट्स क्लियर कि जो मेरे अपने पर्सनल चैलेंजेस थे, जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी थी, द काइंड ऑफ इश्यूज आई वाज फेसिंग, लाइक कोई सिंपल सी बात होती है कि वर्क करना चाहिए या घर पे रहना चाहिए, जिसको हम लोग आजकल मॉमीज गिल्ट कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, जॉब का ध्यान रख पाना, घर को संभालना, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, और जितने मेरे पैटर्न्स थे, बिहेवियर पैटर्न्स, लोगों को समझने के, काम करने के, मैं देखती जा रही थी कि वो काफ़ी अनवर्केबल हो रहे थे, राइट? एंड बाय देन आई एम टॉकिंग, आई वाज़ इन माय अर्ली 40s, और मैंने कहा कि सक्सेस है और सब कुछ ऐसे लग रहा है कि सब कुछ है, बट एक तरह का इमोशनल वॉइड मैं देख सकती थी अपने में, एंड आई न्यू कि मुझे कुछ बहुत ड्रास्टिक काम करना है इसके ऊपर। तो जैसे-जैसे अपने ऊपर काम करती गई, इन अबाउट 2-3 इयर्स मैंने डिसाइड कर लिया कि यही काम मैं प्रोफेशनली भी करना चाहती हूँ। क्योंकि जो मैंने चैलेंजेस फेस किए, वो सबने फेस किए होंगे और किए हैं। नाउ आई नो दैट मॉडर्न लाइफ इज़ नॉट ईज़ी। बीइंग अ करियर वुमन, बीइंग अ मॉम, बीइंग अ वाइफ, एंड हैंडलिंग ऑल दीज़ चैलेंजेस, टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। और मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब हम हर किसी चीज़ को गूगल और चैट जीपीटी नहीं कर सकते थे, 2008-9। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत एनरिचिंग जर्नी रही है थ्रू आउट। तो मैम, साइकोलॉजिस्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते आपके हिसाब से माइंडसेट चेंज करने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल क्या होता है? माइंडसेट जो है ना, वो एक दिन में नहीं बना है, वो बहुत सालों में बना है। तो अगर मैं आपको कोई भी टूल बताती हूँ कि जैसे वो आप साइकोथेरेपी कर लो, या आप एनएलपी में जैसे हम काम करते हैं, किसी चीज़ को विजुअलाइज करके, जो हमारे ब्रेन में पाथवेज हैं, न्यूरल पाथवेज, उनको चेंज करके, हर कोई टेक्निक बहुत अच्छी है। अभी जैसे मैं ब्रेथ वर्क कर रही हूँ, जिसमें हम पहले पुराने ट्रॉमा को रिलीज करते हैं ताकि जगह बने कुछ नए पैटर्न्स बनाने की। टेक्निक्स और टूल्स सभी अच्छे हैं, बट इफ यू आस्क मी, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा इंटेंशन, कि हम उस चीज को चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मे बी अ बेटर सिंगर, और आई वॉन्ट टू बी अ मोर जेंटल पर्सन इन माई रिलेशनशिप्स, और आई वॉन्ट टू बी मोर जेनरस, आई वॉन्ट टू बी मोर काइंड और मोर इफेक्टिव, राइट? तो सबसे बड़ी चीज होती है इंटेंशन, कि मेरा इंटेंशन क्या है। आप एक चीज ट्राई करके देखिए, आस्क समवन हुज 18 or 19, आस्क समवन हुज 45 or 50, what do you really want?
और बहुत कम लोगों के पास इस सवाल का जवाब होता है। तो अगर हम पहले जानें कि हमें चाहिए क्या और फिर हम ये इंटेंशन बना लें कि हम उसके बिल्कुल अपनी लाइफ, अपने एक्शंस को उसके कंसिस्टेंट बनाएँगे, इट विल वर्क। दैट मीन्स आप कहना चाह रही हैं कि इंटेंशंस हैज़ टू बी क्लियर यस, फर्स्ट। यस, यस। एंड उस वो इंटेंशन क्या होता है ना, शुरू में इंटेंशन क्लियर होती है, उसके बाद में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं और फिर हम अपनी इंटेंशन के साथ समझौता कर लेते हैं। सपोज़ आई वांट टू रन द मैराथन और मैं सोचती हूँ अच्छा नहीं मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं 10 किलोमीटर भी कर लेती हूँ। नाउ दिस में बी फिजियोलॉजिकली आल्सो हो सकता है कि मैं नहीं दौड़ सकती हूँ मैराथन, लेकिन अ लॉट ऑफ एरियाज़ हम अपने इंटेंशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो हमें कोई ना कोई प्रोसेस चाहिए, चाहे वो थेरेपी हो, चाहे वो ब्रेथ वर्क हो, चाहे वो एनर्जी वर्क हो, जो हमारी इंटेंशन को बनाए रखे। बिकॉज़ सर्कमस्टेंसेस तो हमारे फ़ेवर में नहीं जाएँगे ना, सिचुएशंस तो हमें अपने इंटेंशन से अ, वीकन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने इंटेंशन पे अड़े रहना है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। सो मैम, इफ आई टॉक अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग, हाँ जी। वो एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे लोगों को उसकी जरूरत पड़ सकती है? क्या है वो एग्जैक्टली? इनर चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें ये बताता है कि हम जिस एज के अभी हैं, जो हमें लगता है कि हम मैच्योर हैं, हमने हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है करियर में एज़ अ ह्यूमन बीइंग, राइट? और जो मार्कर्स होते हैं, जिससे हम अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि हम एडल्ट हैं, हम वोट देते हैं, हम टैक्सेस भरते हैं, वो सब बाहर से है। अगर अगर आप जैसे अगर इफ यू आस्क मी सम वेरी रूड क्वेश्चन राइट नाउ और मैं एकदम उस चीज़ से बिल्कुल अनसेटल हो जाऊँ, तो मैं कहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ? मेरे अंदर जो एक छोटा-सा बच्चा है, जो सोच रहा है कि आँचल ने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया और इतनी इंसल्टिंग बात कह दी और मैं भी उसे वैसा ही जवाब दूँगी। तो व्हेन यू सी पीपल रिएक्टिंग, वो रिएक्शंस ना इनर चाइल्ड से होते हैं और वो इनर चाइल्ड क्यों इस तरह से रिएक्ट करता है या करती है? इट इज़ बिकॉज़ वो जो पुराना ट्रॉमा है वो अभी भी अनप्रोसेस्ड है। वो अभी भी उतना ही दुखता है। तो हो सकता है कि चाइल्डहुड में मेरी टीचर ने मेरे से कहा हो कि तुम्हारी कॉपी कितनी अनटाइडी है, राइट? तुम्हारी नोटबुक में इतने सारे स्क्रैचेस हैं और वो उस चीज़ ने मुझे बहुत वुंड कर दिया। नाउ सपोज़ यू टेल मी कि मैम पॉडकास्ट है और आपके मतलब आपके बाल ठीक नहीं लग रहे और यू आर नॉट लुकिंग प्रेजेंटेबल। व्हाट विल हैपन आंचल इज दैट वो जो मेरा पुराना वुंड है ना, वो ट्रिगर होगा और वो बहुत डीप वुंड है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई लेट अस से एट द एज ऑफ 6 और 7 और उस वुंड से जो रिएक्शन निकल रहा है, वो सारा आपके ऊपर निकल के आएगा। कि हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, डोंट यू नो हाउ टू ट्रीट योर गेस्ट। हो सकता है आंसू निकलने लग जाएं और वो एक इमोशनल कॉकटेल निकल के आपके ऊपर बिल्कुल एक्सप्रेस हो जाए। तो दैट प्रूव्स टू यू कि हम सबके अंदर कुछ अनरिजॉल्व चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, टेंशन्स हैं, कंडीशनिंग है और एंड इफ वी डोंट नो अबाउट इट, तो वो हमारी परमिशन के बिना मतलब एकदम रोबोटिकली, मैकेनिकली वो चीज़ें निकल के आती हैं। इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो एडल्ट है उसे तो पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि जो लोग किसी एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं लाइक स्मोकिंग, वो तो पैकेट पे लिखा है, इतनी डरावनी फ़ोटोज़ छपी हुई हैं कि आप स्मोक करोगे तो ये हाल होगा आपके लंग्स का। दे नो दे आर एडल्ट्स पर उनके अंदर एक चाइल्ड है, वही चाइल्ड जो कहता है कि बारिश में खेल लूँगा, कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, क्या ही हो जाएगा, राइट? दैट चाइल्ड इज़ लाइटिंग द सिगरेट। दैट चाइल्ड इज़ सेइंग मुझे कुछ नहीं हो सकता। दैट एग्जैक्टली, चाइल्ड वो देखने इतना के बाद भी मजबूर है, स्मोक कर रहा येस, वो इतना मजबूर है कि इस वक़्त मुझे अगर नहीं मिलती है सिगरेट, तो आई विल नॉट सर्वाइव। ये चाइल्डिश नहीं है तो क्या है, राइट? सो व्हिच इज़ व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू डिफरेंट एग्जांपल्स टू शो यू दैट द चाइल्डहुड हैज़ टू बी एड्रेस्ड। चाइल्डहुड में क्या हुआ था और क्यों हम इस तरह से और कैसे हम इस तरह से बन गए? है। जी मैम। सो मैम, सॉक्रेटिक कोचिंग, हाँ, हाँ जी। उसमें क्लाइंट्स को गाइड करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सोब्राइटी यानी एडिक्टिव सब्सटेंसेस से दूर रहना, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट्स हैं, केमिकल्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, राइट? उससे जब हम छूटते हैं उसको हम कहते हैं सोब्राइटी, सोबर हो जाना, राइट? सो
सोब्राइटी में सबसे पहला चैलेंज तो ये है, अगेन आई गो बैक टू इंटेंशन। एक इंटेंशन हर किसी के मन में आता है। मैंने बहुत अल्कोहलिक्स के साथ काम किया है। गुड़गाँव में मैं अपना डी एडिक्शन सेंटर चला रही थी फ्रॉम 2013 टू 2019। तो जब किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है, जैसे आपने ड्रिंक करके कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया या कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग बिहेवियर आपने आपका हो गया, मतलब यू कुडन्ट कंट्रोल इट, या आपने कोई ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? तो ये ख़्याल आता है कि ये प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ ओवर ड्रिंकिंग हुई है। लेकिन to keep that intention that I don't want to drink, it is causing more problems than giving me pleasure. मुझे उससे जो मज़ा आता है या जो आराम मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स हैं। उस इंटेंशन को होल्ड कर पाना और एक नई ज़िंदगी बनाना जिसमें अल्कोहल नहीं है या जो भी ड्रग्स वो लेते हैं वो नहीं है, सबसे बड़े ये दोनों चैलेंजेस होते हैं कि सोबर रहने की चाह, मतलब क्लीन रहने की चाह, उसको मेंटेन करना, और दूसरा एक नई ज़िंदगी बनाना। मतलब नई ज़िंदगी बनाना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, राइट? जैसे आपके सभी सपोज़ सोशल सर्कल में सब लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या ड्रग्स यूज़ करते हैं। आपकी लाइफ में वही भरा हुआ है। हाउ आर यू गोइंग टू चेंज? जैसे आपने उस चीज़ को एक सपोज़ रिवॉर्ड मैकेनिज़्म बना लिया है कि मैं थका हुआ आता हूँ फ्राइडे इवनिंग को, मुझे चाहिए ड्रिंक, ओनली देन आई विल फील रिलैक्स्ड। तो मेंटल पैटर्न्स को चेंज करना है। सो द होल गेम इज़ अबाउट चेंजिंग एंड वर्किंग विद योरसेल्फ एंड बीइंग पेशेंट कि मैं चेंज कर सकता हूँ या सकती हूँ। और मैम अगर ब्रेथ वर्क लाइफ के बारे में बात करें, तो ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है? ओके, ब्रेथ वर्क जो है इंडिया में हम काफ़ी टाइप ऑफ ब्रेथ वर्क्स ऑलरेडी जानते हैं। जैसे योगा में जैसे भ्रामरी और अनुलोम-विलोम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेथ वर्क, राइट? कपालभाति, ये सब ब्रेथ वर्क ही हैं एक तरह से। और जिस तरह के ब्रेथ वर्क की मैं बात कर रही हूँ, जैसे न्यूरोडायनामिक ब्रेथ वर्क है, एक और ब्रेथ वर्क है होलोट्रोपिक ब्रीदिंग, जो काफ़ी पॉपुलर है यूरोप में, यूएस में। उसमें हम क्या करते हैं कि हम आँखों पे आई शेड्स लगा करके, लेट के बिल्कुल आराम से एक रिलैक्सेशन प्रोसेस में जाते हैं और डीप फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। डीप फास्ट ब्रीदिंग से क्या होता है कि हमारी ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और हमारे ब्रेन में जो सेंटर्स हैं, जहाँ इमोशंस, मेमोरीज़ स्टोर हुई हैं, वो ओपन अप हो जाती हैं। तो जैसे अब आप और मैं नॉर्मल स्टेट में बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है वो कहते हैं एक एक्सपैंडेड स्टेट ऑफ अवेयरनेस हो जाता है, जिससे हम वो चीज़ें बहुत आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो ब्रीथिंग के साथ एक म्यूज़िक ट्रैक प्ले होता है। म्यूज़िक ट्रैक में अलग-अलग फ़ेजेज़ होते हैं। अब जैसे आपको मालूम होगा, कभी आप ड्राइव कर रहे हो, कोई ऐसा गाना आ जाता है रेडियो पे और आँसू आ जाते हैं, कोई मेमोरी उसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो न्यूरोडायनामिक में म्यूज़िक और इमोशंस का जो कनेक्शन है, उसकी तरफ हम जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ जो हमें एक डीप स्टेट में लेके जाती है, उस स्टेट में जब म्यूज़िक प्ले होता है, हम अपने इमोशंस को एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और जो पुराने ट्रॉमाज़ हैं, जिनको हमने स्टोर किया हुआ है, उन्हें हम रिलीज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेथ, म्यूज़िक एंड अ डीप जर्नी इंटो द साइकी। नाउअडेज मैं आज ये भी सुन रही हूँ कि एक आता है ना, जैसे वो फॉर स्लीपिंग एंड अलग-अलग वो फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक आते हैं। हुँ, हुँ। क्या ये वही चीजें हैं सारी? वो अलग है इन द सेंस कि दैट वर्क्स ऑन द फ्रीक्वेंसीज़ एंड द ब्रेन वेव्स। ये सिर्फ ब्रीथिंग, ये फास्ट ब्रीथिंग में एक इंटेंस प्रोसेस होता है, न्यूरोडायनामिक ब्रेथ वर्क, एंड इसमें म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी नहीं मैटर करती है। एक्चुअली जो म्यूज़िक का कंटेंट है और म्यूज़िक का जो इम्पैक्ट है ऑन द इमोशंस, वो काउंट करता है। जैसे इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं, बहुत फास्ट ड्रमिंग वगैरह, बहुत एनर्जाइजिंग म्यूजिक होता है, तो हम उसके साथ-साथ फास्ट ब्रीथ करते हैं। उसके बाद वाला जो फेज़ होता है, उसमें बहुत इमोशनली, जैसे कोई बहुत सैड म्यूजिक है या कोई बहुत ऐसा म्यूजिक है जिसमें कि एंगर निकल के आ रहा है, या कोई बहुत जॉयफुल म्यूजिक है, जैसे कि पियानो के कोई साउंड्स हैं जिसमें आपको याद आ गया। मैं आपसे आई वांट टू शेयर कि एक बार एक क्लाइंट ने शेयर किया था कि एक ऐसा म्यूजिकल पीस था, उसे वही एक्सपीरियंस हुआ जब उसके डैड उसे साइक्लिंग सिखा रहे थे।
सो ही हैड दैट ब्यूटीफुल मेमोरी कि पापा मतलब सीट पीछे से पकड़ के मेरे पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं और मुझे साइक्लिंग सिखा रहे हैं इतने सेफली एंड विथ सो मच लव एंड हिज होल बॉडी वाज फुल ऑफ दैट लव, ऑफ दैट एक्सपीरियंस ही हैड व्हेन ही वाज 8 और 9 जब हम बच्चों के ट्रेनिंग व्हील्स निकाल के उनको बैलेंस करना सिखाते हैं बाइसिकल पे। सो मैम, अगर मैं आपके क्लाइंट्स की बात करें, हाँ तो जी। किस तरीके के क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं? तो जो थेरेपी में है खास वैसे क्लाइंट्स आते हैं जो राइट नाउ किसी लाइफ चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं, लाइक इट कुड बी कि वर्क में सपोज ऑफिस में उन्हें लग रहा है कि उनका काम अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, या उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ या अपने को वर्कर्स के साथ में, दैट इज वर्क रिलेटेड। और बाकी रिलेशनशिप का फील्ड जो है वो सबसे चैलेंजिंग है ही, आपको भी पता है कि मैक्सिमम चैलेंजेस ऑफिस में भी लोग किसी तरह से कोप कर लेते हैं, लेकिन घर में पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स इन लॉ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ज़्यादातर लोग उन्हीं को एड्रेस करने के लिए आते हैं। एंड और एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑल्सो। एक बहुत फेमस किताब है द बॉडी कीप्स द स्कोर। जब वो किताब छपी तब से हमने ये जाना कि माइंड एंड बॉडी, वहां से शुरुआत होती है कि माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड हैं। तो माइंड में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो बॉडी पे भी शो करेगी। फॉर इंस्टेंस अब हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। तो आज चूंकि ये अवेयरनेस है, तो अगर किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस है जो दवाइयों से और सर्जरी से ठीक नहीं हो रही है, और उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ इमोशनली यहाँ मेरा फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू रिकवर, तो वो भी आते हैं। तो प्रोफेशनल, पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस लेकर के लोग आते हैं थेरेपी में भी, एनएलपी के लिए भी और ब्रेथ वर्क के लिए भी। क्योंकि ये तो दिस होल जर्नी ऑफ नोइंग योर सेल्फ, जैसे शुरू में मैंने कहा वी डोंट नो व्हाट वी वांट, राइट? तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है, ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मैं बहुत हम्बली कहना चाहूंगी कि इतने साल से मैं इस काम में हूँ, बट माय जर्नी इज आल्सो ऑनगोइंग कि कुछ नया है तो मुझे सीखना है, मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ओके। सो मैम, इफ आई टॉक अबाउट हीलिंग हाँ जी। जर्नी, हम्म। उसमें कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाती है? हीलिंग जर्नी में आई थिंक देर आर सम टास्क दैट वी ऑल डू डेली कि जो हमें रोज करने हैं। जैसे जर्नलिंग एक ऐसा मीडियम है थ्रू विच वी कैन रिकॉर्ड एवरी डे। इनफैक्ट आई टेल माई क्लाइंट्स कि अगर पेन लेके पेपर पे लिखना बहुत ज्यादा आपको टीडियस लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो आप सिर्फ एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करें। जैसे व्हेन यू आर, इफ यू कैन डू इट डेली फैंटास्टिक, लेकिन कम से कम जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जब कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो, तो उसे एड्रेस करें। और and don't make it about the other, that this person shouted at me or they were rude, इसीलिए मेरा आउटबर्स्ट हुआ या मेरा ब्रेकडाउन हुआ। जब कोई भी इमोशनल चैलेंज आ रहा है या कोई इमोशनल चैलेंज रोज है, जिस तरह से आपको मालूम होगा, जैसे जिनको डिप्रेशन होता है दे विल से कि सुबह बेड से उठना दुविधा है मेरे लिए, आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप एंड फेसिंग द वर्ल्ड। तो जब ऐसी प्रॉब्लम है तो डेली प्रैक्टिसेस काम आते हैं कि सुबह उठते ही व्हाट इज समथिंग दैट कैन मेक यू वेक अप टू द डे। हो सकता है कोई मेडिटेशन हो, कोई प्रैक्टिस हो, या सिर्फ सुबह उठ के आप सनलाइट में बैठना चाहते हो 5 मिनट, यू नो इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन कंसिस्टेंटली आप तब प्रैक्टिस करोगे व्हेन यू नो दैट दिस इज हेल्पिंग मी। सो उस टिल दैट एक्सटेंट वेयर यू स्टार्ट फीलिंग द बेनिफिट्स, आपको कंसिस्टेंटली करना है। उसके बाद योर बॉडी टेक्स ओवर, योर ब्रेन टेक्स ओवर। अब जैसे न्यूरल पाथवेज हैं, 21 डेज लगते हैं किसी भी चीज को कंसिस्टेंट होने में। जैसे सुबह उठ के एक ग्लास पानी पीना है, यू नो इट्स सो सिंपल। अगर आप 21 डेज के लिए कर लोगे ना, तो यू विल डू इट ऑटोमेटिकली, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट नीड एनी पुश। सो सम थिंग्स गेट बिल्ट लाइक दैट। अब इससे थोड़ा सा हटके अगर हम चलते हैं, हम्म। गिल्ट जैसे हैवी इमोशंस को हम्म। रिलीज करने के लिए इफेक्टिव तरीके क्या है मैम? जैसे कोई भी इमोशन है, वैसे गिल्ट को पूरी तरह से फील करना है।
देखिए, जब गिल्ट थोड़ा-थोड़ा दिखाई देने लगता है, तो हम भागते हैं उससे बिकॉज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ क्रशिंग, राइट? और जो मैंने अभी बात कही अबाउट माइंड एंड बॉडी, अगर 1 मिनट के लिए इफ वी क्लोज़ आवर आईज़ एंड सी कि ये जो गिल्ट था, ओके? सपोज़ आई डू इट विद यू, आई विल गिव यू अ डेमो। लेट अस से कि 9th स्टैंडर्ड में एक बार मैंने स्पोर्ट्स डे मिस कर दिया अपने बेटे का, ओके? नाउ आई क्लोज़ माय आईज़ एंड आई फ़ील फॉर अ मोमेंट, और मैं वहाँ जाती हूँ कि मैं ऑफ़िस से आई हूँ और मेरा बेटा मेरे से कह रहा है कि मॉम, व्हाई डिडन्ट यू कम? एंड आई फ़ील द गिल्ट, राइट? आई रिविज़िट दैट प्लेस एंड एट दैट पॉइंट आई फिगर कि उस गिल्ट को मैंने बॉडी में कहाँ स्टोर करके रखा है। आप सोचिए जैसे चेस्ट में स्टोर्ड है वो। So I will breathe into my chest, breathe into the guilt, and breathe out. एक ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये कि मैं विजुअलाइज करूं कि एट दैट टाइम लेट अस से आई वाज 37, 38 इयर्स या जो भी मेरी एज थी। मेरा वो जो वर्जन है उसे मैं बुलाऊंगी। लेट अस से मीना एट 39 इयर्स। वो मेरे सामने आ गई है अभी। मैं देख रही हूँ उसने क्या पहना हुआ है, वो ऑफिस से आई है, एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ में फ़ोन है। I will tell her, put everything down, and I'll go give that Meena a hug. And I'll really give her love. And I'll say, baby, it was okay. Please learn to forgive yourself. And after this beautiful bonding, which I'm just demonstrating to you, is an inner child process. क्योंकि मेरे से younger जो भी है, वो inner child है. तो, and then I will release her, give her time, and slowly come in the present moment. तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस जैसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। गिल्ट को सबसे पहले फील करना है, पुश अवे नहीं करना है। हाँ, मुझे गिल्ट है, मैंने गलती की है, मुझे गिल्ट है, और वो गिल्ट एक फिजिकल सेंसेशन की तरह प्रेजेंट है, जैसे मेरे चेस्ट में या मेरे थ्रोट में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपर एब्डोमेन में स्टोर्ड है वो गिल्ट। उसे विद द ब्रेथ हम रिलीज करें, क्लेंस करें, और उसके बाद आती है सेल्फ फॉरगिवनेस। हमारा जो वो यंगर वर्जन है उसको हम मीट करें, गिव हर अ हग, गिव हर लव एंड टेल हर इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। या राइट। सो मैम, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपके करियर का जिसको आप कभी भूल नहीं सकती हैं? वुड यू लाइक टू शेयर अ मोमेंट अबाउट अबाउट दिस जर्नी? कोई ऐसी आपकी ऐसा आपका कोई क्लाइंट जिसको आप कभी ट्रांसफॉर्मेशन में आप उसको भुला नहीं सकती हैं, वो एक आपका एक बहुत ही हैप्पीली मोमेंट था जिसको आपने ट्रांसफॉर्म किया, कोई ऐसा एपिसोड रहा हो कभी लाइफ में? एपिसोड्स बहुत हैं आंचल, लेकिन रिसेंटली ऐसा हुआ कि चूंकि हमने सोब्राइटी कोचिंग की बात की, यू विल नॉट बिलीव इट कि मुझे उस क्लाइंट का नाम भी नहीं याद है अभी, और ना ही मेरे फ़ोन पे वो सेव्ड है। मे बी दिस पर्सन केम एंड मेट मी 5 इयर्स बैक और 6 इयर्स बैक और समथिंग, एंड बाय सम रीज़न आई डोंट हैव, या मैंने शायद किसी दूसरे नाम से सेव किया। रिसेंटली ये हुआ, क्योंकि रिसेंट चीज़ें हमें याद रहती हैं ज़्यादा। एक पर्सन की कॉल आई, उन्होंने इनका नाम लिया और कहा कि ये आपके पास आए थे 2 साल पहले, और इनको बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज़्म की प्रॉब्लम थी, और आज की डेट में वो 1 साल सोबर हैं। 1 साल से उन्होंने अल्कोहल को टच नहीं किया है। या एंड उन्होंने मुझे आपका रेफ़रेंस दिया है, मुझे आपके साथ काम करना है। एंड आई वाज़ लाइक वॉव! यू नो एंड दैट दिस पर्सन रिमेंबर्ड, और सिर्फ 2 सेशंस किए और उन्हें याद रहा। और ये होता है ना, सी व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन, उसमें बहुत सारा, जैसे आपने गिल्ट की बात की, बहुत सारा शेम छुपा होता है। वी फील टेरिबल, कि, और हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि दोस्त मुझे ये प्रॉब्लम थी और अब ये नहीं है, एंड दिस पर्सन वाज वन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई वाज एबल टू चेंज। तो इट वाज वेरी टचिंग, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई स्टिल डोंट नो। इट्स रियली अ वाओ फीलिंग कि कोई आपका
रेफरेंस दे रहा है और आपको याद नहीं है, लेकिन उनको पता है, बिल्कुल, उनको याद है। बिल्कुल, बिल्कुल आंचल एंड एंड आपकी ऑल्सो वजह से उन्होंने यस, 1 साल तक हाथ नहीं लगाया अल्कोहल को। जी, बिल्कुल। इट्स अ रियली इनक्रेडिबल थिंग, मतलब सीरियसली। सो थैंक यू। मैम वैसे कोई even I would say people who've been in difficult relationships, they've been able to break out. Sometimes breaking out is a victory. कि आप बिल्कुल you're able to come out of it. You're not dependent on it. Some people who have been, without a relationship for many years, they've got together with somebody. They've decided, you know, to fall in love, to get married. These are all very, very happy, beautiful moments. सो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके Okay, okay. साथ। हीलिंग या हैप्पीनेस, पहले क्या चूज करेंगी आप? Healing. सुबह मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क? Breath work. आपका फेवरेट थेरेपी टेक्निक? Breath work. एक इमोशन जो लोगों को ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए? Anger. क्योंकि जो स्टोर्ड एंगर है ना, वो ज़हर की तरह होता है, वो फँसता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, होता जाता है। एंगर को अगर हेल्थी तरीके से हम एक्सप्रेस करें, तो आई एम टेलिंग यू दैट द रेट ऑफ हार्ट अटैक्स विल फॉल बाय 90%. द बॉडी विल बी हेल्थियर एंड रिलेशनशिप्स विल बी बेटर। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर एंगर की मैकेनिज़्म तो बनी हुई है ना, गुस्सा तो आता है, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। तो उसे एक्सप्रेस करना है सिर्फ़, और सप्रेस नहीं करना। सो एक इमोशन जो कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए, अगेन एंगर। एंगर। ओके। टी कॉफी या वार्म वाटर? Sorry, even anger, I mean, even sadness, because a lot of people hide sadness. The only problem is कि वो सारा accumulate होके इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है, और फिर जिस दिन वो वोल्केनो की तरह फटता है, we cannot take it. तो समय समय पे हम एक्सप्रेस करते रहें सभी इमोशंस, इवन शेम, गिल्ट जिसकी हमने बात की, एंगर, सैडनेस एंड फियर। स्पेशली बॉयज़ को ये सिखाया जाता है कि डरो मत। बट अगर आप डर रहे हो, तो वो डर, आप उस डर को एक्सप्रेस करोगे और फिर उससे निकलने के रास्ते ढूँढोगे। अगर आप उसे डिनाई कर दोगे कि मैं नहीं डरता हूँ, तो इट्स नॉट हेल्थी एंड इट डज़न्ट वर्क ऑल्सो। कॉफ़ी। थैंक यू। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू? लविंग। थेरेपी का एक बिगेस्ट मिथ? थेरेपी इज़ नॉट अ क्विक फिक्स। द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय स्कॉट पेक। बहुत पुरानी किताब है, लेकिन आज भी बहुत यूज़फुल है। द रोड लेस ट्रैवल्ड, इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव अ लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, उसके लिए भी ये किताब है। इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लव, तो भी ये किताब है। एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फेथ एंड व्हाट इज़ डिवाइन ग्रेस। तो ये सभी चीज़ें हैं इस किताब में। आज भी ये फ़ेवरेट है मेरी, और सभी क्लाइंट्स को मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि पढ़ें। मैम, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, उनके लिए कोई हाँ जी। आपका एक मैसेज? उनका मैसेज ये कि जिस पेन से आप गुज़र रहे हैं, उसे उसे सप्रेस मत कीजिए, उसे किसी के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई भी नहीं है जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं शेयर करने के लिए, और आपके पास कोई साधन भी नहीं है कि आप किसी थेरेपिस्ट से या हीलर से मिलें या मनी स्पेंड करें, तो भी कम से कम एक डायरी में लिख डालिए, एक वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कीजिए, और उसे एक्सप्रेस कीजिए, उसे फ़ील कीजिए, बिकॉज़ दैट्स द ओनली थिंग। पेन आकर के आपके दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है कि मुझे देखो, मुझे एक्नॉलेज करो, दैट्स ऑल। और कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारी इंडियन वुमेन्स के लिए, आपका मैसेज एज एन हीलर क्या रहेगा? इंडियन वुमेन के लिए मेरा यही मैसेज है कि बिकम सेल्फ अवेयर,
know what you want, and be courageous. So I think most important thing is to get to know yourself. और men के लिए भी बल्कि यही message है, you know. एंड चूंकि मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हर किसी के लिए, जैसे ऑफ कोर्स आई थिंक जो प्रोग्रेस हो रही है हमारे देश में अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अबाउट हैविंग द इंडिपेंडेंस टू डिसाइड where you want to live and what kind of life you want to live, ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे पहले खुद को जानो, सेल्फ अवेयरनेस, that's really important. So it was really a incredible conversation with you, ma'am. And कैसे लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? आपके सोशल मीडिया हैंडल्स क्या हैं? हाँ जी, मेरे सोशल मेरा आई कैन शेयर माय नंबर विथ यू, इट्स 9999966540. मेरा वेबसाइट है माय फुल नेम meenaiyer.in. इंस्टाग्राम हैंडल है meena_iyer_99. And of course I'm on Facebook also if you search for Meena Iyer. So definitely, it was really an incredible conversation with मीना मैम, एंड एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और उसी लिंक के नीचे मीना मैम के बहुत सारे लिंक्स आपको मिलेंगे जिससे आप डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. सो व्यूअर्स, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छे रास्ते पे अच्छे पाथ को चुनना चाहते हैं तो डायरेक्टली मैम से कनेक्ट कीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच मैम.